समरी, सेक्शन वाइज समरी। मेरी स्टाइल क्या थी पढ़ाने की बताओ? 4 पार्ट। नहीं, मेरी स्टाइल बताओ क्या थी? पहले मीनिंग, एस्केप का मतलब क्या होता है, फिर कंडीशन क्या है, रफ सीएस, फिर प्रोसीजर था 4 स्टेप का, फिर नोट्स थी कितनी, 5 नोट थी, OTGDR। ओके, अब यही चीज है ना, मैं इसको सेक्शन वाइज अरेंज कर रहा हूं। तुम लोग बेयर एक्ट देखोगे ना, उसमें ऐसा दिया देखो, सबसे पहले सेक्शन 147 है, फिर 148, 148A, 149 1, 149 2, 150, 150 और 152। ये लाइन से बता रहा हूं तुमको, एक एक करके देखो। एक्चुअली सेक्शन 147 है क्या मालूम है, ये एओ नहीं, अपने ऐसा बोलेंगे ऑर्डर अंडर 147, लेकिन एक्चुअली ये सेक्शन एओ को पावर देता है। इमेजिन करो मैं कानून हूं, मैं एओ को बोला जा एओ, मैंने तुझे पावर दिया कि अगर तू चोरों को वक्त पे ना पकड़ पाए, या फिर तूने वक्त पे पकड़ा लेकिन ढंग से असेसमेंट नहीं किया, तो उसको पकड़ने का मैं तेरे को पावर देता हूं। तो पावर गिविंग सेक्शन है 147। तभी तो पता है जब एओ ऑर्डर पास करता है ना, अपने ऑर्डर को ऐसा क्यों बोलता है, ऑर्डर अंडर 147। एओ बोलना चाह रहा है कि मुझे 147 में दिए हुए पावर को आजमा के मैंने ये ऑर्डर पास किया है। सो एक्चुअली 147 सेक्शन विच इज एम्पावरिंग द एओ टू अटैक ऑन द एस्केप्ड असेसी। आज ये सेक्शन नहीं होता ना, तो असेसी लोग तो बोलते ना, हमने रिटर्न भरा, आपने वो टाइम स्क्रूटिनी नहीं किया, छोड़ दो, अभी कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, हम लोग टाइम पे एक्शन नहीं लिए तो लेट भी पकड़ सकते, ये पावर है। लेकिन पावर कब यूज करने का, अगर रफ सीएस में से कुछ होगा तो। पावर इज हैविंग सम कंडीशन कि प्रोवाइडेड देयर इज समथिंग फ्रॉम रफ सीएस, सम इंफॉर्मेशन देयर अबाउट एस्केपमेंट, देन वी हैव पावर टू अटैक ऑन यू। तो ये देखो, ये फर्स्ट पॉइंट क्या था, पावर ऑफ एओ। ऐसा क्यों लिखा, टू असेस, रीअसेस। सी, रीअसेस वर्ड क्यों बोलना पड़ता है, कभी कभी किसी का असेसमेंट हुआ होता है लेकिन अच्छी तरह नहीं हुआ होता है, उसने झूठ मूठ के खर्चे दिखा के गवर्नमेंट को लल्लू बना दिया था, तो उसको रीअसेस करते हैं। या फिर किसी का हमने इंक्वायरी नहीं किया था उन दिनों में, तो उसको फर्स्ट टाइम असेस कर रहे हैं। और जो भी है, बोलने में क्या आता है, असेस, रीअसेस। ये पावर गिविंग सेक्शन था। फिर अगला सेक्शन क्या है, 148। 148 में क्या होता है, रिटर्न भरो, नोटिस रिक्वायरिंग टू फाइल द रिटर्न। ओके, और रिटर्न क्यों भरवा रहे, क्योंकि रीओपन हो रहा है ना, तो भले तूने पहले रिटर्न भरा भी था ना, तो वापस से भरने का, रीओपनिंग इट स्टार्ट्स फ्रॉम द स्क्रैच। फिर 148A क्या है, शो कॉज नोटिस दो, चोरों को पकड़ो तो सीधा गोली मत मार दो, चोरों को पकड़ो तो सीधा गोली मत मार दो, उनको बोलने का मौका दो, शायद अपने को गलत फहमी हो, तो शो कॉज नोटिस देना पड़ता है 148A। फिर आगे क्या है, 149(1) में टाइम लिमिट दिया है। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर 148A? 3 साल, 5 साल। और 148 का टाइम क्या है, 3 साल 3 महीना, 5 साल 3 महीना। ये टाइम तुमको पता है, दिया किधर है, सेक्शन 149(1) में। नॉलेज था तुमको, अभी मालूम पड़ा, ओ उसका सेक्शन ये है, किसका, 3 इयर्स वाला जो टाइम था ना, 3 इयर्स 5 इयर्स, उसका सेक्शन इज 149(1). अभी मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूं, खाली सेक्शन का बैकिंग बता रहा हूं। सो टाइम लिमिट, वेदर इट इज नोटिस अंडर 148 वाला कि 148A वाला, ये टाइम लिमिट देने वाला सेक्शन क्या है, 149(1). अब ये मत सोचो सर सेक्शन पढ़ना पड़ेगा, मैं जो सेक्शन तुमको देता हूं पढ़ना ही पड़ेगा। अगर ये अवॉइडेबल होता, आई वुड हैव सेव्ड माय टाइम, आई वुड हैव बीन हैप्पीएस्ट टू सेव माय टाइम ना, लेकिन जो जरूरत है वो करना है। ओके, तो 149(1) याद करो, टाइम लिमिट का है। 149(2) में दम नहीं है, ये सेक्शन खाली क्या बोलता है, जो परमिशन परमिशन चाहिए लेने का, इसका लेने का नहीं बताता है वो, उसके लिए सेक्शन 151 में दिया है। मतलब 2 सेक्शन परमिशन को लेके, 149(2) बोलता है परमिशन लो, ऐसे कूदो मत एसएससी पे, परमिशन लो, लेकिन किसकी लो, 151 में लिखा है। पता है किसकी लेते, एडिशनल सीआईटी और जेसी। कल तो पढ़ाया था सब यार ये, अरे मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाई हुई चीज के पीछे के सेक्शन बता रहा हूं। सो
149(1) says permission is required, but whose permission is required? वो किधर लिखा है? 151 में. फिर 150 क्या बोलता है? नो टाइम लिमिट. If reopening is directed by appeal authority, if reopening is directed by appeal authority, there is no time limit. आज ही पढ़ाया था, वो 150 में लिखा है. और 151 तो बता दिया ना किसकी परमिशन लेनी चाहिए, एडिशनल सीआईटी और जेसी. और 152 इज गदर का डी एंड गदर का आर. गदर में डी क्या था? ड्रॉपिंग. अभी भी पढ़ा है ना. तो ड्रॉपिंग का सेक्शन 152 है. और जो रेट ऑफ टैक्स है ना वो उन दिनों की एप्लीकेबल होगी, वो भी 152 में लिखा है. रेट ऑफ टैक्स एंड ड्रॉपिंग ऑफ प्रोसीडिंग का सेक्शन 152 है. ओके. तो भी तुम लोग सर आपने तो बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ सबका जस्टिफिकेशन. पहले ये याद हो गया, ये सेक्शन देख ले. अब है ना देखो, मैंने बहुत कुछ जो पढ़ाया था बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया था. एक्स्ट्रा तो पढ़ा ही नहीं था. ये देखो, लुक, ये देखो मीनिंग. तुम लोग बोलोगे सर ये कहाँ लिखा है? कानून बताता नहीं है, तुम्हारा सर बताता बेचारा. सर को सिखाना है बच्चों को. सर भी कानून की तरह बिहेव करेगा ना, बाउंसर जाएगा. एक्ट तो क्या सोचता है? एस्केप मतलब समझ जाना, एस्केप वर्ड लिख दिया, अभी उसके अंदर घुस जावे क्या? उन लोग ने एस्केप लिखा मतलब इट इज इम्प्लाइड दैट यू शुड अंडरस्टैंड. बट आई नो माई स्टूडेंट्स विल नॉट अंडरस्टैंड. बच्चे तो बच्चे हैं ना, तो उनको ये मेरा पर्सनल था ये रूल. मैंने सीखा एस्केप का मतलब क्या होता है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड माई सीनियोरिटी कंपेयर टू यू स्टूडेंट्स. ओके. बाकी इसका कोई एक्ट में सेक्शन नहीं मिलेगा सपोर्टिंग. फिर ये क्या था? ये तो एक्ट में दिया है, लेकिन किधर दिया मालूम है? सेक्शन 148 के नीचे एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में दिया है. बेयर एक्ट में सेक्शन 148 खोलोगे ना, उधर ही नीचे एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में दिया है. पर ठीक है, मतलब बोलने में क्या चाहिए? एज पर लॉ एक्सप्लेनेशन गिवन इन सेक्शन 148, जबकि 148 इज अ सेक्शन ऑफ सेंडिंग नोटिस रिक्वायरिंग हिम टू फाइल द रिटर्न. बट उसी सेक्शन में इन लोग ने ये भी घुसेड़ दिया है. ओके. फिर प्रोसीजर जैसा कुछ एक्ट में दिया ही नहीं है. ये मेरा स्टाइल है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, सो डैट स्टूडेंट को समझे. फिर टीचर का ऑब्जेक्टिव टीच करना है ना, तो टीचिंग हैज टू बी डन इन अ वे सो डैट यू अंडरस्टैंड. तो ये प्रोसीजर मैंने ही बनाया खुद ने. एक्ट में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि एस्केप लोगों के लिए प्रोसीजर क्या फॉलो करना है. एकदम रैंडमली सब दिया हुआ है. हाँ, अब मैं तुमको प्रोसीजर के अंदर घुस के बताना. स्टेप 1 क्या था? 148 है, वो तो एक्ट में ही. स्टेप 2 क्या था? वो भी एक्ट में. स्टेप 3 क्या था? 140, वो भी एक्ट में. फिर स्टेप 4 में 147 ऑर्डर पास होता है. तो वो अरेंजमेंट मैंने किया है. बाकी मेरे चारों स्टेप का कोई ना कोई सेक्शन है, लेकिन उन लोग ने ऐसा स्टेप वाइज अरेंज करके नहीं दिया है. बट फॉर मी इट वॉज नेसेसरी. फिर ओटीएस गदर में ओ क्या था? भूल गए, आज की चीज ही भूल गए. अदर एस्केप इनकम. एक बार कोई पॉइंट को लेके केस खुला ना, दूसरी चोरियों को भी अटैक करेंगे. ये पॉइंट टेक्निकली सेक्शन 147 में लिखा है. मैंने कहा 147 इज अ पावर गिविंग सेक्शन. तो पावर में ये भी पावर दिया है कि भाई तू पावर आजमाते समय कोई दूसरा सब भी मिला तो उसको भी ले ले, वो भी तेरे पावर में है. तो अदर एस्केप इनकम कहाँ दिया है? 147 में दिया है. फिर टी क्या था? 150 में दिया है. नो टाइम लिमिट इफ रीओपनिंग डायरेक्टेड बाय अपील अथॉरिटी. नो टाइम लिमिट, उसका तो बता भी दिया ना, 150 सेक्शन था. फिर गदर का जी बेनिफिट होगा, इसका कोई एक्ट में सेक्शन ही नहीं है. सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन सन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये तो मैंने बोला भी था ना. फिर ड्रॉपिंग और रेट का सेक्शन 152. बट सी इफ आई वुड हैव गॉन इन सेक्शन वाइज ऑर्डर इट वुड हैव बिकम मेस. और तुम लोग को एक्चुअली वैल्यू नहीं. हम लोग के ज़माने में ना ऐसे सेक्शन वाइज ऐसे रीड करके पढ़ाते थे, कभी पल्ले ही नहीं पड़ता था टैक्स. एज अ स्टूडेंट तो मेरे को टैक्स आता भी नहीं था. सीरियसली बता रहा हूँ. आई वॉज एन अकाउंट्स टीचर व्हेन आई स्टार्टेड माई टीचिंग कैरियर सन 1998 में. आई वॉज एन अकाउंट्स टीचर फॉर 2-3 years. ये तो टीचिंग करते करते आई डिड सो मच ऑफ क्रिएटिविटी. ओके. अदरवाइज ये ओरिजिनली एक्ट के फॉर्म में जाओगे इट्स ऑल बाउंसर. क्यों? पहले यही कल्चर था बच्चों को पढ़ाने का, एक्ट में जैसा दिया बता दो. सो यू गो एज पर दिस, बट एट द सेम टाइम सेक्शन का नॉलेज होना भी जरूरी है. तो मैंने लास्ट में समरी दे दी ना उसकी अभी. तो फाइनली एक से ना, फाइनली ये स्टेज पे आके ना अपना
इनकम एस्केपिंग का थियरी होगा किधर या इधर. ओके, दिस इज विथ सेक्शन, बट प्लीज रिमेंबर दिस सेक्शन ऑल्सो प्रॉपरली. एक सेकंड, वो कुछ पूछ रहा है, डाउट. सी उसका डाउट क्या है, ये ड्रॉपिंग की हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, ये मेरा केस ड्रॉप कर दो, ये रिक्वेस्ट कब करनी पड़े, स्टेप 1 में ही करेंगे ना. कि स्टेप 1 में हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, शो कॉज, हम तेरा केस क्यों ना रीओपन करें. तो एसएससी बोलेगा मेरा केस इसलिए मत रीओपन करो क्योंकि मैं ऑलरेडी जरूरत से ज्यादा टैक्सा जा चुका हूं, इसलिए रीओपन मत करो. तो टेक्निकली ये डिस्कशन ड्रॉपिंग का स्टेप 1 में होगा, क्योंकि इसी स्टेप 1 निकल गया ना, फिर तो इन लोग काम चालू कर देंगे, फिर तो प्रोसीडिंग कंटिन्यू हो रही है ना. तो ड्रॉपिंग का डिस्कशन इज डन इन स्टेप नंबर 1, और उस वक्त ड्रॉप हो गया तो नसीब, नहीं हुआ तो अभी कोई कोई वो लोग खड़ूस होते क्या बोलते हैं, ये तेरी नाइंसाफी हमको मंजूर ही नहीं है, हमको लगता ही नहीं कुछ गलत हुआ, सब सही हुआ था. तो फिर इन लोग ऑर्डर पास करेंगे ना, और किया तो ऑर्डर मैंने बताया ना कैसा दिखेगा, और ड्रॉ भी करके बताया. ओके, हाँ, ये 147 का जो ऑर्डर बनता है ना, सी हर ऑर्डर के खिलाफ झगड़ा कर सकते हैं. जितने भी ऑर्डर अभी तक आए, चाहे रेगुलर असेसमेंट का ऑर्डर हो, कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का ऑर्डर हो, कि इनकम एस्केपिंग का 147 वाला ऑर्डर हो, हर ऑर्डर में तुमको झगड़ा झगड़ी करना है तो करो. पर सी इधर भी झगड़ेंगे ना तो अपना झगड़ा विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू एस्केप्ड इनकम, क्योंकि इस ऑर्डर में पहले का कुछ कॉपी पेस्ट किया ना, और जो कॉपी पेस्ट की हुई चीज बदल नहीं सकती है. सी 147 में को अपील भी करना चाहे ना, तो इस अपील शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू एस्केप्ड. कि एस्केप चीज को लेके तेरा क्या आर्ग्यूमेंट है. सी बेस्ट सेंटेंस याद रखो ना, 147 का स्कोप इज रेस्ट्रिक्टेड टू एस्केप्ड इनकम. डिस्कशन भी एस्केप्ड इनकम का होगा, दूसरा बीच में घुसेड़ने का नहीं. फिर अपील भी करना है तो एस्केप को लेके कर, नहीं तो सोच इधर अपील करने मिल गया, पूरी जनरल में अपील करो तो अपना तो ये पहले का भी खोल के बैठ जाएंगे. सो 147 में भी कोई अपील करता है ना, तो अपील मैटर शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू एस्केप्ड इनकम. तुम लोग अपनी प्रिंटेड बुक देखो, उधर ऐसा लिखा हुआ है, स्कोप ऑफ सेक्शन 147 इज रेस्ट्रिक्टेड टू एस्केप्ड इनकम. All discussion will be on escaped income. If you want to further appeal also, it will be restricted to escaped incomes. Okay, ये था. फिर ये तुम लोग पता है, हम देखते ही देखते यहाँ पहुंचे. ये हो गया, ये हो गया, ये भी खत्म हो गया. असेसमेंट को कैसे पढ़ाया था, समरी असेसमेंट विच इज एज गुड एज नो असेसमेंट. रेगुलर असेसमेंट, चोरों को वक्त पे पकड़ा और मिलजुल के असेसमेंट किया. फिर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, चोरों को वक्त पे पकड़ा लेकिन मिलजुल के नहीं, अकेले अकेले किया, एक्स पार्ट है. फिर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, चोरों को लेट पकड़ा या दोबारा पकड़ा, रीअसेसमेंट है ना. तो ये था. और एक चीज है ना, इसके अंदर एक और चीज बची है. टेल मी, अपना लास्ट कौन सा सेक्शन हुआ था, 152 था ना. उसके बाद एक 153 सेक्शन है विच इम्पोजेस द टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, विच यू ऑलरेडी नो. मेरे को बताओ कितने असेसमेंट कितने पढ़ा है मैंने, समरी मत गिनो. इट इज एज गुड एज नो असेसमेंट, रेगुलर, बेस्ट जजमेंट, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट. ये सारे असेसमेंट्स को खत्म करने का डेडलाइन बताओ, जो तुमको ऑलरेडी पता है लेकिन वो 153 में लिखा है. जैसे रेगुलर असेसमेंट कितने टाइम में होता है, 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ AY, यू नो दैट, बट इट्स रिटन इन 153. बेस्ट जजमेंट का डेडलाइन क्या है, 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ AY, यू नो दैट, बट इट्स रिटन इन सेक्शन 153. 147 असेसमेंट का डेडलाइन क्या है, 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच notice under section 148 is received by the assessee. This also you know, but it is written in 153. See, summary assessment की डेडलाइन जो 9 महीना थी ना, वो उसी सेक्शन में लिखी हुई है कि उसको गवर्नमेंट गिनती भी नहीं, हट तू कुछ है ही नहीं, इट इज एज गुड एज नथिंग. तो एक्चुअली अभी मेरे मुंह से 153 सेक्शन लगे सुनने में आया ना, सेक्शन नया सुना, अंदर का प्रोविजन अपने को पहले से पता था. लेकिन सी तुम लोग को वियर्ड क्या लगे मालूम है, मैंने तो तुमको टाइम लिमिट्स पहले साथ साथ बता दी थी ना,
जैसे रेगुलर असेसमेंट में 12 महीने में सल्ट आओ, पहले ही बता दिया था। बेस्ट जजमेंट 12 महीने से पहले ही बता दिया था। लेकिन कानून पता है पहले नहीं बता था, क्योंकि सुनो इन लोग है ना, सुन, ये पूरे असेसमेंट को एक सिंगल यूनिट की तरह ले रहे हैं। ये देखो 143 से लेके 152 तक दे आर बिजी डिस्क्राइबिंग तरह तरह के असेसमेंट। एंड फिर 152 के बाद अगला नंबर क्या है, 153 में लोग बोलते हैं देखो हमने पिछले सेक्शंस 143 से 152 में तरह तरह के असेसमेंट डिस्क्राइब किए, अब उसकी डेडलाइन कुछ ऐसी होनी चाहिए। सी दे आर मेकिंग द प्रोविजन एज वन थिंग, but I as a teacher is teaching as a different units, regular assessment, best judgment, income escaping। तो इसलिए मैंने रिस्पेक्टिव टाइम पे बता दिया था। लेकिन एक्ट में सब असेसमेंट को इन लोग ने ना कंटिन्यूसली 143 से लेके 152 में कैप करके पैक करके रख दिया है। फिर लास्ट में क्या बोला, इन सब असेसमेंट्स की डेडलाइन ऐसी होनी चाहिए। सी एक्ट इज गिवन इन वेरी हॉरिबल वे। आज अगर एक्ट से पढ़ने जाओ ना टेंशन आ जाए थोड़ा अपने को। सी एक्ट कितना भी सिंपल हो जाए, एक्ट विल रिमेन कॉम्प्लिकेटेड। सी मैं सिंप्लीफाई करने के चक्कर में ना कुछ टेक्निकल लफड़े भी कर दूं ना, इट विल नॉट अफेक्ट अ स्टूडेंट, बट इन रियल लाइफ एक वर्ड यहाँ का वहाँ हो गया ना झगड़े हो जाते हैं। इसलिए सी मैं एक्ट की लैंग्वेज को मॉडिफाई भी करता हूँ ना, ऐसा मॉडिफाई करना पड़ता है कि इट शुड नॉट अफेक्ट द मीनिंग ऑफ डैट। बहुत केयरफुली करना पड़ता है। सी यू आर गेटिंग रेडीमेड, यू विल नॉट रियलाइज, बट मेरी प्रिंटेड बुक में जो भी वर्डिंग्स डाले ना, यू विल फाइंड इट इज सिंपल लैंग्वेज ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम इट इज नॉट डिफीटिंग द प्रोविजन ऑल्सो। वो बहुत मेहनत लगती है, लेकिन सी मुझे करना है क्योंकि मेरा जॉब टीचिंग है। लेकिन लॉ मेकर लोग को उसकी पड़ी नहीं है, हम लोग समझाने नहीं बैठे, हमको लॉ बनाना है। उन लोग रैंडमली लॉ बनाते रहते, जैसा बनता है वैसा। थोड़ा उन लोग भी ट्राई करते सिंप्लीफाई करने का, लेकिन एक लेवल के बाद उन लोग का वो एजेंडा नहीं है टू सिंप्लीफाई, देयर मेन एजेंडा इज टू मेक रूल्स, ओके। बट माय मेन एजेंडा इज टू सिंप्लीफाई एंड टीच माय स्टूडेंट्स।